हेलो दोस्तों, आराध्या रहस्य अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित पशु परीक्षर भर्ती परीक्षा 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार भाग ब के लिए मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 8 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 9वां नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 40 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और ये प्रश्न पशुपालन से संबंधित प्रश्न है, इसलिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, 40 में से 40 आपको सही करने का आपका टारगेट होना चाहिए। और अगर आपने पिछले 8 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। पशु परीक्षर भाग ब मॉडल पेपर के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा, तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। दोस्तों, आराध्या रहस्य अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल पेपर नंबर 2 भाग ब का। देखिए, पहला प्रश्न, सवाई चाल किस नस्ल की विशेषता है? बताइए दोस्तों, सवाई चाल है ये कौन सी नस्ल की दोस्तों विशेषता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये एक गाय की नस्ल है दोस्तों, उसकी एक विशेषता है सवाई चाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांकरेज नस्ल। ठीक है, एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, इस नस्ल का जो मूल स्थान है वो कच्छ का रण गुजरात माना जाता है। ठीक है, कच्छ का रण गुजरात माना जाता है। और राजस्थान की अगर मैं बात करूं कि राजस्थान में कहाँ पाई जाती है ये कांकरेज नस्ल की गाय, तो दोस्तों ये सांचौर, जालोर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, इन जिलों में दोस्तों ये पाई जाती है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है एक नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। सेकंड नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्न में से किस नस्ल की भेड़ के कान चराई के समय भूमि को स्पर्श करते हैं? बताइए दोस्तों, कौन सी नस्ल की भेड़ के कान दोस्तों चरते समय भूमि को स्पर्श करते हैं? तो वो कौन सी नस्ल की भेड़ है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सोनाड़ी। सोनाड़ी नस्ल की दोस्तों भेड़ है जो जब चरती है तो दोस्तों उसके कान है वो जमीन पर टच होते हैं। ठीक है, और इसका जो उपनाम और है जिसका नाम है दोस्तों चनोत्थर। ठीक है, इसका उपनाम है सोनाड़ी का, जिसको चनोत्थर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और ये नस्ल राजस्थान में दोस्तों उदयपुर, सलूम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, इन जिलों में पाई जाती है। दोस्तों 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, 3 नंबर का प्रश्न है, कृत्रिम प्रजनन द्वारा एक सांड एक वर्ष में कितनी गायों को गर्भित कर सकता है? दोस्तों, यहां पर मैं बात कर रहा हूं कृत्रिम प्रजनन के द्वारा। कृत्रिम प्रजनन के द्वारा एक वर्ष में एक सांड है वो 1000 से अधिक गायों को गर्भित है वो कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन के अनुसार अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे 1000 से 2000 को गर्भित है वो कर सकता है। ठीक है, कृत्रिम गर्भाधान विधि के अनुसार कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बही प्रजनन का प्रकार नहीं है? बताइए कौन सा बही प्रजनन का प्रकार है वो नहीं है? दोस्तों, यहाँ पर देखिए, इसमें प्रजाति संकरण, भिन्न प्रजनन, संकर प्रजनन, यहाँ पे देखिए सम प्रजनन, अपना इसमें 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सम प्रजनन है ये अंतः प्रजनन का प्रकार है। बही प्रजनन का प्रकार दोस्तों प्रजाति संकरण, संकर प्रजनन, भिन्न प्रजनन, ये आते हैं दोस्तों इसके अंतर। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न है, कृत्रिम योनि विधि का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया? कृत्रिम योनि विधि का सर्वप्रथम प्रयोग है वो कब किया गया? दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 1930 में किया गया था दोस्तों सर्वप्रथम। ठीक है, 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और ये रूस के वैज्ञानिकों ने किया था, ये आपको इसमें याद रखना है, रूस के वैज्ञानिकों ने। तो यहाँ पर अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न है, खीस के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? खीस के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रसव के पश्चात प्रथम 3 दिन का जो गाढ़ा दूध है वो खीस कहलाता है। बिल्कुल सही बात है, प्रथम 3 दिन का जो गाढ़ा दूध होता है वो खीस कहलाता है। इसमें सामान्य दूध की तुलना में प्रोटीन ज्यादा होता है। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, सामान्य दूध की तुलना में प्रोटीन है वो ज्यादा होता है। यह प्रथम मल को शरीर से बाहर निकालता है, यह प्रथम मल को शरीर से बाहर निकालता है। तो दोस्तों बिल्कुल सही है। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को घटाता है, तो घटाता नहीं है, ये बढ़ाता है। ठीक है,
और जैसे कि दोस्तों प्रसव के दौरान बच्चे को यानी कि बछड़े या दोस्तों आप कुछ भी बोल सकते हैं, प्रसव के दौरान बछड़े को दोस्तों 10 दिनों तक है वो 7 से 10 दिन तक है वो खीस है वो पिलाई जाती है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए यहाँ पे 7 नंबर का प्रश्न है, भैंसों के ब्याने के कितने दिन पहले सुखा देना चाहिए। बताइए दोस्तों, भैंसों को ब्याने के कितने दिन पहले सूखा देना चाहिए। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए दोस्तों। देखिए 2 से 3 माह पूर्व है वो सूखा देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस अवधि के दौरान है वो थन के ऊतकों की मरम्मत है वो हो जाती है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 2 से 3 माह पूर्व। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 8 नंबर का प्रश्न है, एक मुर्गी का सामान्य तापमान कितना होता है। एक मुर्गी का सामान्य तापमान है वो कितना होता है, बताइए दोस्तों। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक मुर्गी का जो सामान्य तापमान है वो होता है दोस्तों 107 डिग्री फारेनहाइट। 107 डिग्री फारेनहाइट होता है। यहाँ पर अपना इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न है, चूजों में एक दूसरे को चोंच मारकर घायल कर देने की आदत कहलाती है। चूजों में एक दूसरे को चोंच मारकर घायल कर देने की आदत है वो क्या कहलाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो आदत कहलाती है दोस्तों, देखिए केना बेल्जियम। केना बेल्जियम दोस्तों, केना बेल्जियम कहते हैं चूजों में एक दूसरे को चोंच मारकर घायल कर देने की आदत है, ठीक है। केना बेल्जियम के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, अंडा देने वाली मुर्गियों के लिए प्रति मुर्गी कितना दाना दिया जाता है। बताइए, अंडा देने वाली मुर्गियों के लिए प्रति मुर्गी कितना दाना दिया जाता है। तो दोस्तों कितना दाना दिया जाता है, तो दोस्तों प्रति मुर्गी 100 से 120 ग्राम दाना है वो प्रतिदिन देना चाहिए। 100 से 120 ग्राम दाना है वो प्रतिदिन देना चाहिए। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, बायोगैस उत्पादित की जाती है। बताइए, बायोगैस उत्पादित की जाती है। तो दोस्तों ये बायोगैस है ये उत्पादित की जाती है दोस्तों शहरी अपशिष्ट से, जैविक अपशिष्ट से, पशुओं के अपशिष्ट से। तो दोस्तों इन सभी से बायोगैस है वो उत्पादित की जाती है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 12 नंबर का प्रश्न है, देखिए बायोगैस के उत्पादन हेतु पशु अपशिष्टों में व जैविक अपशिष्टों को किस गैस की अनुपस्थिति में अपघटित किया जाता है। बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर देखिए बायोगैस के उत्पादन हेतु पशु अपशिष्टों में व जैविक अपशिष्टों को किस गैस की अनुपस्थिति में अपघटित किया जाता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित है वो किया जाता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न है, हेनहीन विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ। हेनहीन विधि का सर्वप्रथम प्रयोग है वो दोस्तों कहां पर हुआ था, तो ये जर्मनी में हुआ था। कहां पर हुआ था, जर्मनी में। तो यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यह चारागाह के सुप्रबंध एवं विकास की सर्वोत्तम विधि है दोस्तों ये, ठीक है। हेनहीन विधि, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित हे का उदाहरण है। बताइए, हे का उदाहरण है वो कौन सा है। बताइए, मिश्रित हे का उदाहरण। तो दोस्तों हे वही मैंने आपको बताया, ये एक चारे का प्रकार है, ठीक है। और ये दोस्तों मटर व जई मिश्रित, ज्वार व लोबिया मिश्रित, जौ व रिच का मिश्रित। तो दोस्तों ये मिश्रित है के उदाहरण है। तो दोस्तों ये सभी हैं, ठीक है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा साइलो का प्रकार है। बताइए दोस्तों, साइलो का प्रकार है वो कौन सा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए ब्रुज साइलो, गर्त साइलो, खाई साइलो,
तो दोस्तों ये सभी हैं वो साइलो के प्रकार हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। अब ये साइलो किसे कहते हैं ये भी पता होना चाहिए आपको। तो दोस्तों देखिए, जिन गड्ढों, नालियों या बुर्ज में हरा चारा दबाकर भरा जाता है उन्हें साइलो कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, मिल्क फीवर व कीटोसिस बीमारियां किस श्रेणी में आती है। मिल्क फीवर व कीटोसिस बीमारियां किस श्रेणी में आती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें मेटाबॉलिक बीमारी, मेटाबॉलिक बीमारी। तो यहाँ पर अपना इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मेटाबॉलिक बीमारी की श्रेणी में आते हैं दोस्तों ये, ठीक है। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये आमतौर पर जो ये मेटाबॉलिक बीमारियां होती है ये वंशानुगत होती है, ये भी याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 17 नंबर का प्रश्न है, पशुओं का तापमान जांचने हेतु थर्मामीटर को कहाँ रखते हैं। बताइए, पशुओं का तापमान जांचने हेतु थर्मामीटर को कहाँ पर रखते हैं। जैसे कि मनुष्य में तो दोस्तों आप देख सकते हैं तापमान मापने के लिए या तो बगलों में या मुंह में रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपना जो राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है ये मलाशय में रखते हैं दोस्तों, या यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, मलाशय में। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 18 नंबर का प्रश्न है, वह कृमि जो पत्तीनुमा होता है तथा भेड़ के यकृत पर चिपका रहता है उसे कहते हैं। वह कृमि जो पत्तीनुमा होता है और भेड़ के यकृत पर चिपका रहता है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसे कहते हैं, बताइए, उसे कहते हैं लीवर फ्लूक, लीवर फ्लूक बोलते हैं उसे, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये लीवर फ्लूक है, ये रोग मुख्य रूप से भेड़ों में होता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 19 नंबर का प्रश्न है, स्वाइन फीवर का संबंध किससे है। स्वाइन फीवर का संबंध, दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, स्वाइन फीवर है ये सुअरों में होने वाली प्रमुख बीमारी है। सुअरों में होने वाली दोस्तों ये प्रमुख बीमारी है स्वाइन फीवर, ठीक है। और इसका जो कारक है वो पेस्टी वायरस है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 20 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पशुओं में होने वाले लंगड़ा बुखार का कारक है। पशुओं में होने वाले लंगड़ा बुखार का कारक है तो वो कौन सा है, बताइए। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, लंगड़ा बुखार का जो प्रमुख कारक है वो है दोस्तों क्लास्ट्रीडियम चौवाई। क्लास्ट्रीडियम चौवाई ये लंगड़ा बुखार का कारक है दोस्तों। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और दोस्तों ये लंगड़ा बुखार में क्या होता है कि पशु की जो मांसपेशियां है वो काली पड़ जाती है। इसके लिए दोस्तों एक टीका लगाया जाता है जिसका नाम है बीक्यू, ठीक है। बीक्यू वैक्सीन लगाई जाती है दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, मेमनों को भेड़ चेचक टीका कब लगाया जाता है। बताइए दोस्तों, मेमनों को भेड़ चेचक टीका कब लगाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए ये टीका है ये अप्रैल मई माह में लगाया जाता है और वयस्क भेड़ों को दोस्तों ये दिसंबर माह में लगाया जाता है। तो यहाँ पर अपना इसमें अप्रैल मई इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 22 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भेड़ों के शरीर के आंतरिक परजीवियों को नष्ट करना क्या कहलाता है। भेड़ों के शरीर के आंतरिक परजीवियों को नष्ट करना क्या कहलाता है। तो दोस्तों बताइए क्या कहलाता है। उसको कहते हैं दोस्तों डोजिंग। क्या बोलते हैं, डोजिंग बोलते हैं उसे। तो यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर इसमें हो जाएगा। दोस्तों भेड़ों के शरीर के आंतरिक परजीवियों को नष्ट करने के लिए इनको कृमिनाशक या परजीवी नाशक दवा का घोल पिलाया जाता है जिसे डोजिंग कहा जाता है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 23 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किस गोवंश की प्रतिव्यात दुग्ध उत्पादकता सर्वाधिक है। बताइए निम्नलिखित में से किस गोवंश की प्रतिव्यात दुग्ध उत्पादकता सर्वाधिक है। तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, देखिए ये तो सभी को पता होगा दोस्तों,
यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा जर्सी नस्ल की ज्ञात है, वो जर्सी नस्ल की जो गाय है वो प्रति ब्यात दोस्तों 5 से 6 हजार 5 से 6 हजार लीटर दूध देती है प्रति ब्यात। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 24 नंबर का प्रश्न है, भेड़ के बालों को धोने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? भेड़ के बालों बालों को धोने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको कहते हैं, उसको दोस्तों दस्ताना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दस्ताना बोलते हैं। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। धूल गंदगी ये हटाने के लिए दोस्तों बड़े बड़े टैंकों में धोया जाता है इनको, ठीक है, और उस प्रक्रिया को दस्ताना कहा जाता है। 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, वर्मी कंपोस्टिंग के लिए आदर्श तापमान है, वर्मी कंपोस्टिंग के लिए आदर्श तापमान है वो क्या है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, देखिए वर्मी कंपोस्टिंग के लिए आदर्श तापमान यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस, 15 से 20, 25 से 30 सेल्सियस। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है वर्मी कंपोस्टिंग के लिए आदर्श तापमान है वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, ये आदर्श तापमान है दोस्तों। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 26 नंबर का प्रश्न है, वर्मी कंपोस्ट में निम्न में से कौन सा जैव सक्रिय पदार्थ में पाया जाता है? बताइए, वर्मी कंपोस्ट में निम्न में से कौन सा जैव सक्रिय पदार्थ में पाया जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें देखिए ऑक्सीजन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। तो दोस्तों ये सभी क्या है? ये जैव सक्रिय पदार्थ है वो पाए जाते हैं, ठीक है, वर्मी कंपोस्ट में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उक्त सभी। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 27 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पशुओं में उम्र का निर्धारण करते हैं, पशुओं में उम्र का निर्धारण करते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पशुओं में उम्र का जो निर्धारण करते हैं वो दोस्तों किससे करते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये नीचे के जबड़े के इंसिजर्स से दोस्तों पशुओं में उम्र का निर्धारण है वो अपन कर सकते हैं, नीचे के जबड़े के इंसिजर्स से। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इंसिजर्स मतलब कर्तन दांत, पहले अस्थायी और बाद में दोस्तों ये स्थायी निकल आते हैं। इनकी संख्या है वो 8 होती है। पशुओं की आयु है वो इन्हीं दांतों के द्वारा अपन पता लगा सकते हैं। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 28 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, वह अवस्था जिसमें पशुओं के स्थायी दांत गिरने लगते हैं कहलाती है। बताइए, वह अवस्था जिसमें पशुओं के स्थायी दांत गिरने लगते हैं कहलाते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, उसको बोलते हैं दोस्तों टूटा मुख। क्या बोलते हैं? टूटा मुख। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, टूटा मुख, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 29 नंबर का प्रश्न है, बीमा कंपनियां पशु बीमा क्लेम कब खारिज कर देती है? बताइए, बीमा कंपनियां पशु बीमा क्लेम कब खारिज कर देती है? तो दोस्तों कब खारिज कर देती है? तो दोस्तों देखिए, पशु का टैग न होने पर खारिज कर देती है, बीमा लेने के 15 दिन के अंदर पशु की मृत्यु होने पर खारिज कर सकती है, पशु बेचकर झूठा क्लेम करने पर भी खारिज कर सकती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पशु के पहचान नंबर लगाने का खर्च कौन उठाता है? पशु के पहचान नंबर लगाने का खर्च है वो कौन उठाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें पशुओं की पहचान के लिए दोस्तों उनके कान पर है वो टैग लगाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसका जो खर्च है, खर्च की बात कर रहा हूं दोस्तों मैं यहाँ पे, तो इसका जो खर्च है वो बीमा कंपनी वहन करती है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंश्योरेंस कंपनी। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 31 नंबर का प्रश्न है, 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान का पशु घनत्व कितना है? राजस्थान का पशु घनत्व कितना है? तो 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान का पशु घनत्व है वो दोस्तों कितना है? 166 है, ठीक है। और 19वीं पशु गणना के अनुसार दोस्तों जो पशु घनत्व है वो राजस्थान का कितना था? 169, यानी कि कमी हुई है कितने की दोस्तों? 3 की कमी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें
राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 32 नंबर का प्रश्न है, 20वीं पशु गणना में राजस्थान में किस पशु की संख्या में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई? किस पशु की संख्या में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सर्वाधिक कमी दर्ज की गई तो दोस्तों ये गधे में की गई। ठीक है, राइट आंसर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना दोस्तों। 71.31% की कमी है वो दर्ज की गई है गधे में, तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 33 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अश्वों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? अश्वों की संख्या यानी कि अश्व मतलब घोड़ों। ठीक है दोस्तों, अश्वों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों राजस्थान का तृतीय स्थान है। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर इसमें हो जाएगा। सबसे पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश, फिर जम्मू कश्मीर और फिर राजस्थान तीसरे नंबर पर आता है। ठीक है, और राजस्थान में सर्वाधिक घोड़े बाड़मेर जिले में पाए जाते हैं, ये भी याद रखना। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, गौशाला में एक स्वस्थ एवं पूर्ण विकसित शरीर वाली गाय के लिए कितने स्थान की आवश्यकता होती है? गौशाला में एक स्वस्थ एवं पूर्ण विकसित शरीर वाली गाय के लिए कितने स्थान की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक वयस्क गाय के लिए दोस्तों 40 वर्ग फुट 40 वर्ग फुट की आवश्यकता है वो होती है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, और सर्दियों में गाय के लिए दोस्तों 60 वर्ग फुट। ठीक है, सर्दियों में 60 वर्ग फुट स्थान है वो चाहिए बैठने के लिए, क्योंकि धूप में भी बैठना है। ठीक है, यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 35 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, गौशाला में कितने प्रजनन योग्य गोवंश पर एक प्रसूति कक्ष की व्यवस्था होनी चाहिए? गौशाला में कितने प्रजनन योग्य गोवंश पर एक प्रसूति कक्ष की व्यवस्था होनी चाहिए? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों 20 से 25। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 20 से 25। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे गहन पशु विकास योजना का प्रारंभ कहाँ से किया गया? गहन पशु विकास योजना का प्रारंभ है वो दोस्तों कहाँ से किया गया? दोस्तों इसकी जो शुरुआत है वो दोस्तों गुजरात में की गई थी 1965 में। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, आरसीडीएफ के अंतर्गत राजस्थान में कितने दुग्ध अवशीतन केंद्र संचालित है? तो दोस्तों राज्य में यानी कि राजस्थान में 22 दुग्ध उत्पादन संयंत्र संचालित है। तो यहाँ पर अपना यहाँ पे देखिए क्या पूछा है, दुग्ध अवशीतन। तो दोस्तों 22 तो क्या है, 22 तो दोस्तों दुग्ध उत्पादन संयंत्र है, और 20 दोस्तों दुग्ध अवशीतन संयंत्र है, और 8 दुग्ध पाउडर उत्पादन संयंत्र है राजस्थान में अभी संचालित। तो यहाँ पे दुग्ध अवशीतन पूछा है तो वो है 20। ठीक है, 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, और अगर पूछा होता दुग्ध उत्पादन संयंत्र तो वो है 22। ठीक है, तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एस्केड योजना क्रमशः राज्य व केंद्र सरकार द्वारा किस अनुपात में वित्त पोषित है? एस्केड योजना क्रमशः राज्य व केंद्र सरकार द्वारा किस अनुपात में वित्त पोषित है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें बताइए। तो ये वित्त पोषित है दोस्तों 60:40 के, 60:40 के। इसमें राज्य का तो है दोस्तों इसमें 40 और केंद्र का है 60%। तो यहाँ पर अपना 40:60 हो जाएगा। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पशु संजीवनी योजना में केंद्र व राज्य की भागीदारी क्रमशः कितनी है? पशु संजीवनी योजना में केंद्र व राज्य की भागीदारी क्रमशः कितनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें 60:40 है। ठीक है, 60:40 है। तो यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे निम्न में से किस योजना में दुधारू पशुओं का INAPH सॉफ्टवेयर पर पंजीकरण किया जाता है? दोस्तों ये INAPH ये क्या है? तो दोस्तों ये इंफॉर्मेशन नेटवर्क ऑन एनिमल
प्रोडक्शन एंड हेल्थ। दोस्तों ये एक सॉफ्टवेयर है INAPH, ठीक है। और इसमें दोस्तों एक 12 अंकीय UID टैग लगाकर दोस्तों इन्हें पंजीकृत है वो किया जाता है। तो यहाँ पर नेशनल मिशन ऑन बोबाइन प्रोडक्टिविटी, ये अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये पशु परिचर भाग ब में 9वां नंबर का मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने पिछले 8 मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। पशु परिचर भाग ब मॉडल पेपर के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा, तो आप वहां जाकर मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो ज्यादा से ज्यादा दें, भाग ब का भी। और दोस्तों फुल मॉडल पेपर की भी टेस्ट सीरीज शुरू कर दी गई है, जिसमें अपने करीबन 9 मॉडल पेपर भी हो चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप उन क्लासों को भी जरूर देखें। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।